हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल विद्या बेनबर्स पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट शोभित मिश्रा आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोगों ने कंप्लीटली जानकारी ले ली थी, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन से एक्सेप्शन है क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर ली थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं उसके आगे, देखते हैं कि और अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग बढ़िया पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे अपना, और क्लासेस प्रॉपर देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और हेडिंग पड़ेगी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। व्हाट एसिड्स हैव कॉमन, ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, कि एसिड्स के पास कॉमन, सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है। ठीक है, कोई भी एसिड होगा, जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी एसिड्स के पास कॉमन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो सभी एसिड्स के पास कॉमन होता है। ठीक है, ऑल एसिड्स हैव, ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, जो कि हम लोगों ने कैसे लिखा था, H पॉजिटिव से लिखा था, H पॉजिटिव। ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन इन कॉमन, इन कॉमन। ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं उन सभी एसिड्स के पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन सभी के पास होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। किस में, एक्वस सॉल्यूशन बताया था, पानी के साथ जब ये मिलेंगे तो सभी लोग क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी एसिड्स हैं उन सभी एसिड्स के पास उनके जलीय विलयन में, उनके एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, H पॉजिटिव आयन सभी एसिड्स के पास होता है। सभी एसिड्स के पास H पॉजिटिव आयन देता है, और जो उनका एसिडिक बिहेवियर होता है, एंड दियर एसिडिक बिहेवियर इज, एंड दियर एसिडिक बिहेवियर, and the acidic behavior is, acidic behavior is due to H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, समझो मतलब क्या है, जितने भी एसिड्स हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन सभी एसिड देते हैं। ठीक है, और उन वो एसिड क्यों है, क्यों, इस H पॉजिटिव आयन के कारण ही, जो कि वह जलीय विलयन में देते हैं, इसीलिए वह एक एसिड होता है। उनका एसिडिक बिहेवियर किस लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन के कारण ही उनका एसिडिक बिहेवियर होता है। सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन के कारण ही उनका एसिडिक बिहेवियर होता है। अगर वो एक्व सॉल्यूशन में कोई भी हो, अगर एक्व सॉल्यूशन में वो H पॉजिटिव आयन ना दे तो वह एसिड नहीं होगा, तो वह एसिड नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर एक्व सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड है, वो एक्व सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तभी वह हाइड्रोजन, तभी वह एसिड होगा, अन्यथा वह एसिड नहीं होगा। एसिड क्यों है, इसी H पॉजिटिव आयन के कारण ही वह एसिड होता है, इसी H पॉजिटिव आयन के कारण ही वह एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड क्या है, एसिड एक ऐसा सबस्टांस है जो एक्व सॉल्यूशन में क्या देता है, जो एक्व सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन लिख सकते हो फिर से दोबारा भी, एसिड इज, एसिड्स आर दोज सबस्टांसेस, एसिड्स आर दोज सबस्टांसेस, एसिड्स आर दोज सबस्टांसेस which dissociates, which dissociates, which dissociates, which dissociates in water, in water and gives, in water and gives, and gives क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन क्या देते हैं,
H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो एसिड्स क्या होंगे? एसिड्स आर दो सबस्टांसेस that which gives H positive ion in water, H positive ion in aqueous solution, H positive ion in aqueous solution। और कोई एसिड एसिड क्यों है? क्योंकि वह एसिड में, क्योंकि वह वाटर में, क्योंकि वह एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देता है। इसीलिए जो वाटर में H पॉजिटिव आयन देंगे वो सभी के सभी एसिड्स होंगे, वो सभी के सभी एसिड्स होते हैं, ठीक है। इतना नोट को फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम इसे नोट को फटाफट फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके नोट किया इतना? अब देखो आगे इसकी प्रॉपर्टी देखो, बढ़ते जाओ। इतना लिख लिया होगा, उम्मीद है नोट कर लिया होगा सभी ने। प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। ये नोट्स अभी आगे भी काम देने वाले हैं, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अलावा भी बहुत काम देंगे अगर प्रॉपर नोट्स बनाते रहोगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट, ऑल एसिड्स हैव, all acids contain hydrogen, all acids contain hydrogen, but लाइन सुनना क्या है? all acids contain hydrogen but all hydrogen containing substances, but all hydrogen containing substances are not acids, are not acids। लाइन समझ आई क्या लिखा है? all acids contain hydrogen but all hydrogen containing acids, all hydrogen containing substances are not acids। मतलब समझो इसका क्या है। जितने भी एसिड हैं, जितने भी एसिड्स होंगे वो सभी H पॉजिटिव आयन रखेंगे, उनके पास H पॉजिटिव आयन होगा, लेकिन H पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोजन होगा। जितने भी एसिड्स हैं उनके पास H पॉजिटिव आयन होगा, मतलब हाइड्रोजन होगा। लेकिन जिनके पास हाइड्रोजन हो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के सभी एसिड्स हों, ठीक है। मतलब एसिड जितने होंगे उनके पास तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, कि कंफर्म 100% होगा। लेकिन और भी सब्सटेंस है जिनके पास हाइड्रोजन हो, वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड हो ही, वो कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी एसिड्स हैं उन सभी के पास हाइड्रोजन होगा, लेकिन सभी हाइड्रोजन वाले सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास हाइड्रोजन हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड हो ही, वो एसिड ना हो के कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये लिखनी ही थी और लिख गई है। अब आगे देखो, अगला बढ़ते हैं। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगली लाइन लिखो, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स conducts electricity, the aqueous solution of acids conduct electricity due to the presence of ions, ठीक है। जो आयन तो अभी जैसे H पॉजिटिव आयन बना था, ऐसे ही और आयन बनेंगे। तो इन सभी आयंस की प्रेजेंस के कारण ही जितने भी एसिड्स हैं उनका जलीय सॉल्यूशन जो होगा, उनका एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। वो इलेक्ट्रिक, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और देखो जितने भी, जिनका भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस की प्रेजेंस के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लो होती है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो नहीं करता है। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, because
distilled water has no ions because distilled water has no ions क्यों? इनके डिस्टिल्ड वाटर के पास कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता है। उसके अंदर जितने भी जैसे साल्ट के होंगे वो सभी निकाल दिए जाएंगे, डिस्टिल कर दिए जाएंगे। जो बेस के होंगे वो सभी डिस्टिल किए कर दिए जाएंगे, तभी तो वो डिस्टिल्ड है। क्यों? उसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होते, कोई भी ना एसिड होगा, ना बेस की अमाउंट होगी, ना साल्ट की अमाउंट होगी, कुछ भी नहीं होगा। जब कुछ भी होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। जब आयंस होंगे ही नहीं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। लेकिन जो एसिड के एक्वा सॉल्यूशन होगा, जो जलीय विलयन होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्यों? उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करो इतना फटाफट। अगला लिखो पॉइंट, जल्दी लिखो, इतना लिख लिया होगा उम्मीद है आपसे। अब पॉइंट देखो, जो रेन वाटर होता है उसके अंदर क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? जो रेन वाटर होता है वो तो प्योर वाटर होता है ना, बादल से आता है भाई, ऊपर से आता है, बिल्कुल एकदम प्योर वाटर होता है। उसके अंदर भी क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो होती है, देखो बताएं क्यों। देखो, एटमॉस्फेयर में गैसें मिलती हैं, एक तो कौन सी? CO2 गैस मिलती है, दूसरी SO2 गैस मिलती है, और NO कह लो या N2O या NO2, जो भी गैसेस कहना चाहो कह सकते हो। ठीक है, तो ये गैसेस एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। अब होती है बरसात, हमारे जो आस पड़ोस का वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है, और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी है दोनों के अंदर। ठीक है, अब इन्हें मिलता है क्या? वाटर मिल गया भाई। बरसात होगी तो मतलब क्या मिल जाता है? वाटर। और जब वाटर मिलता है तो ये बनाती है H2CO3। ठीक है, और जब SO2 को मिल जाएगा वाटर तो यहाँ से बनेगा H2SO4। क्या बनेगा? H2SO4। और जब इसे मिल जाएगा, NO2 को मिल जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा HNO3। ये बन जाते हैं। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में थी, NO2 गैस एटमॉस्फेयर में थी। ऊपर से आया पानी आया, दोनों मिल गए आपस में, बन गया इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये सभी एसिड ही हैं। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब देखो, तीनों ही क्या हैं? तीनों ही एसिड हैं। जब तीनों एसिड हैं, ये मिलेंगे पानी के साथ, और पानी आएगा नीचे। जब आएगा, इनके अंदर होगी इलेक्ट्रिक फ्लो होगी, जैसे ये लाइट जो आती है इलेक्ट्रिक जैसे आएगी, ये ब्रेक हो जाएंगे आयंस में। किस में ब्रेक हो जाएंगे? आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। और जब इनके अंदर आयंस ब्रेक हो जाएंगे तो जो बरसात का पानी आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होगी। जो रेन वाटर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होगी। इसीलिए, और जब ऐसी जो बारिश होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? एसिड रेन। कभी नाम सुना होगा एसिड रेन का? नाम सुना है एसिड रेन? कभी पूछते हैं ताजमहल का कलर फीका क्यों हो रहा है, ताजमहल जो वाइट कलर का है वो येलो क्यों हो रहा है? क्यों? एसिड रेन के कारण। और एसिड क्या कौन कौन से होंगे उसमें? एक तो H2CO3, H2SO4, HNO3। ये तीन एसिड जब बरसात के पानी में मिल जाते हैं तो उनके वो बरसात कहलाती है एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा वो बोलते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और क्यों इसके अंदर इलेक्ट्रिक क्यों फ्लो होती है? क्योंकि ये एसिड जो है वो आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। H पॉजिटिव आयन यहाँ से मिल जाता है। जब H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा, आयन मिल जाते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर इलेक्ट्रिक भी फ्लो होती है। ठीक है, इतना नोट को फिर इसकी थोड़ी एक मतलब 2 पॉइंट के अंदर लिखते हैं, एक डिफिनीशन टाइप की लिख लेते हैं कि एसिड रेन के मतलब बरसात के पानी में क्यों होती है इलेक्ट्रिक फ्लो, क्यों होती है। इतना नोट किया होगा उम्मीद है आपसे।
चलो ठीक है, अब हम लोग इतना नोट कर लेते हैं, एक दो पॉइंट इसमें लिखेंगे कि एसिड रेन के अंदर क्यों होती है, क्योंकि एकेडमिक में हम लोगों को लिखना होता है। ये तो कंपटीशन के लिए हो चुका है, कंपटीशन में पूछा जाएगा कि एसिड रेन क्यों होती है, तो बस इतना ही लिखना होगा। H2 ऑप्शन दिया होगा, H2SO4 के कारण या H2CO3 के कारण। अब हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड जो कि जिसका फार्मूला क्या था, H2CO3 H2SO4, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2CO3 H2SO4 HNO3, ये सभी एसिड्स हैं which provides H positive ions, which provides ions to rainwater, which provides ions to rainwater. Hence in rainwater electricity conduct. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर कंडक्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लिखना था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स, इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इस टाइप की बरसात को हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2CO3 H2SO4 HNO3 विच प्रोवाइड्स आयंस टू रेन वाटर, हेंस इन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, एंड दिस रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, वर्षा, अम्ल वर्षा। एंड ड्यू टू एसिड रेन द ताजमहल इज, ये भी पॉइंट लिखो, मतलब एक कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि ताजमहल अपना कलर क्यों खो रहा है, ड्यू टू एसिड रेन, पॉइंट लिखो बना के, एक अच्छा पॉइंट बनाना, ड्यू टू एसिड रेन ताजमहल इज losing its whiteness and growing up yellow, और येलो होता जा रहा है, येलो बनता जा रहा है। वाइट से वो वाइट, ताजमहल कैसा है, वाइट संगमरमर से बना है तो वाइट कलर का है, लेकिन वो हल्का पीला होता जा रहा है। क्यों, इसी एसिड रेन के कारण वो जो है ताजमहल जो है वो अपना वाइट कलर खो रहा है, मतलब सफ़ेदी खो रहा है और येलो कलर होता जा रहा है उसका। ठीक है, तो ये एसिड रेन समझ आ गई। एसिड रेन क्या है, जब CO2 SO2 और NO2 गैसेज जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, उन्हें वाटर मिलता है तो क्या बन जाता है, एक तो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। जब बरसात के पानी में ये सभी मिल जाते हैं, कौन कौन से, कार्बोनिक एसिड मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, नाइट्रिक एसिड मिल गया, तो ऐसी बरसात को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं, ऐसी बरसात को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन के कारण ही ताजमहल अपनी सफ़ेदी खो रहा है, ताजमहल अपना रंग कलर, अपना जो वाइट कलर है वो खोते जा रहा है और येलो होता जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए जब ये आयन, जब उसमें अम्ल मिल जाते हैं तो ये आयन प्रोवाइड कराते हैं बरसात को, और इसीलिए बरसात के पानी में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्यों, अब व्हाट ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, समझ आया क्या क्या है, इतने सारे पॉइंट हो गए, अब उम्मीद है समझ आ गया होगा। ऑल एसिड्स में कॉमन क्या होता है, H पॉजिटिव आयन, जितने भी एसिड्स होंगे उन सभी में H पॉजिटिव आयन जो है वो कॉमन होता है, H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है। ठीक है, नोट करो इतना फटाफट, फिर हम लोग
आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं एसिड के बारे में, और फिर एसिड के बारे में कंप्लीट जानकारी खत्म हो जाएगी हम लोगों की। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बेस की तरफ। ठीक है, नोट करो फटाफट इतना, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अगर कोई पूछे कि एसिड रेन क्या होती है, तुरंत ही उन्हें अच्छी तरह से समझा सकते हो, समझा देना कि एसिड रेन क्या होती है। बता देना कि बड़े भैया ने पढ़ाया था कि एसिड रेन क्या होती है, बताया था, अच्छे तरीके से समझाया भी था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो एसिड्स डू नॉट शो। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है हम लोगों की एनसीईआरटी बुक में, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एसिडिक बिहेवियर do not show acidic behavior in the absence of water, in the absence of water, ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एसिड जो है वो वाटर के बिना, मतलब पानी के बिना अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? अभी भी बताया था, अभी समझाया था। क्यों? क्योंकि एक्को सॉल्यूशन पर ही आने में, जब वो एक्को सॉल्यूशन मिलेगा एसिड्स का, तभी वो H पॉजिटिव आयन देंगे, और जब वो H पॉजिटिव आयन देंगे तभी उसे एसिड कहा जाएगा। अगर वो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा तो वो एसिड नहीं कहलाएगा। समझे? यही तो रीज़न था, अभी बताया था एसिड्स है कॉमन में, कि जितने भी एसिड्स होंगे वो एक्को सॉल्यूशन में क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देते हैं, और जो H पॉजिटिव आयन देंगे इसीलिए वो एसिडिक होते हैं। H पॉजिटिव आयन के कारण ही, अगर वो एक्को सॉल्यूशन में जाएंगे नहीं, मतलब उन्हें वाटर मिलेगा नहीं, H पॉजिटिव आयन आएगा नहीं, तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, एसिडिक बिहेवियर अपना नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यही लिखना है हमें। अब हम लोगों को इसमें देखो पॉइंट बना के लिखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। Acids provide H positive ion. Acids provide H positive ion only in the presence of water. Only in the presence of water. That is in aqueous solution. That is in aqueous solution. ठीक है, एसिड जो है वो केवल और केवल H पॉजिटिव आयन जो देते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ही देते हैं। विदाउट वाटर acids do not give H positive ion, do not provide H positive ion, and without H positive ion, and without H positive ion, acids do not show acidic behavior, ठीक है, वो इसीलिए एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। बिना पानी के वो डिसोसिएट ही नहीं होंगे। जब डिसोसिएट नहीं होंगे तो H पॉजिटिव आयन देंगे नहीं, और जब H पॉजिटिव आयन होगा नहीं तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, इतना लिखो। फिर हम लोग देखो एक नया चीज़ देखो सीखते हैं आज, जिसके बारे में अभी तक शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो उसके बारे में। ठीक है, इतना नोट किया उम्मीद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा पॉइंट बताएंगे, शायद ही मतलब आप लोगों ने उसके बारे में कभी सुना होगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है और रेलवे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जो पॉइंट अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे एग्जाम जो होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी का हो गया, ये सभी जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, एएलपी का हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट वाली जो ट्रेन चलाते हैं उन्हें पायलट बोलते हैं ना, लोको पायलट। तो
वहाँ उन एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, और शायद ही किसी ने नाम सुना होगा, डाई HCl और एक गैस है, और क्वेश्चन बनता है HCl गैस। ठीक है, क्वेश्चन बनता है HCl गैस जो है, लिखा होगा क्वेश्चन में कि बी पुट ए ब्लू लिटमस पेपर इनटू ड्राई HCl लिखा होगा, या HCl गैस, व्हाट विल बी हैपन। तो इसका क्या होगा, देखो एक तो ड्राई है मतलब पानी नहीं है इसके पास, दूसरा गैस है, ड्राई है और गैस है, तो डज नॉट चेंज ब्लू लिटमस इंटू रेड, डज नॉट चेंज ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड, डज नॉट चेंज ब्लू लिटमस इंटू रेड, मतलब रेड में नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ए एसिड, एन एसिड। क्यों? क्योंकि यह एक एसिड नहीं है। इट इज ए गैस, इट इज ओनली ए गैस एंड it has no H positive ions, so it does not show acidic behavior, ठीक है। और जब एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी, इसलिए क्या होगा, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से रेलवे के जैसे एग्जामों में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, रेलवे एग्जाम्स में, कि HCl गैस जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डज नॉट चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड, या ब्लू लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है, कोई भी इफेक्ट जो है वो शो नहीं करती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, भर के ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक एग्जामों में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोगों ने क्या सुना है, HCl एसिड सुना है। अब वो क्या होता है, अब उसके बारे में सीखो, HCl एसिड क्या होता है। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। HCl एसिड देखते हैं क्या होता है, HCl एसिड क्या होता है। नोट कर लिया होगा, उम्मीद है, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर नोट नहीं है, नहीं तो वीडियो पॉज करके जब गए पीछे हटते हैं तो वीडियो पॉज करो और तुरंत ही नोट्स पे छाप लो, उसे नोट्स पे लिख लो तुरंत ही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि HCl एसिड क्या होता है। HCl एसिड, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता है क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस, क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस, मतलब जब HCl गैस को हम लोग पानी दे देते हैं तो जो बनता है वो क्या होता है, HCl एसिड होता है। क्या होता है, HCl एसिड, समझे। अगर बिना पानी के HCl हो, लिखा हो ड्राई HCl, तो वो क्या होगी, वो एक गैस होगी। और जब उस गैस को हम लोग पानी देंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, HCl एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब ये बदल देगा, HCl एसिड है, ये क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगा रेड में। किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ आया क्या है HCl एसिड। अब समझ लो दोनों, अगर ड्राई HCl लिखा हो या HCl गैस लिखा हो तो लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं HCl एसिड हो या एक को सोल्यूशन ऑफ HCl गैस ही क्या होता है, HCl गैस का जलीय विलयन, HCl गैस का एक को सोल्यूशन जो होता है वही क्या होता है, HCl एसिड होता है, HCl एसिड होता है। और HCl एसिड मतलब HCl गैस
प्लस H2O जो बनेगा वो क्या होगा, HCl एसिड होगा, और जो HCl एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उम्मीद है इतना लिखा होगा, फटाफट इतना लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यूजेस देख लेते हैं, 2-4 एसिड जो हैं उनका यूज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें यूज करते हैं, फिर हमारा टॉपिक जो एसिड का है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में बहुत जानकारी हम लोगों ने ले ली है, ठीक है, विद एक्सेप्शन ले ली है, नोट किया होगा। अब हम लोग यूजेज ऑफ HCl, यूजेज ऑफ एसिड्स देखते हैं। 2-3-4 पॉइंट इसके बढ़िया, उम्मीद अच्छे लगेंगे आप लोगों को इसके यूजेस से, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पहला एसिड हम लोग लेंगे यूजेज ऑफ एसिड्स, लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे यूजेज ऑफ एसिड्स, यूजेज ऑफ एसिड्स, और इसमें पहला हम लोग लिखेंगे H2SO4 के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जितनी हम लोगों को ज़रूरी है उतनी। इसका पहला नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या नाम होता है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इसे हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, मेकिंग फर्टिलाइजर मतलब समझते हो, जो हम लोग खेतों में डालते हैं ना फर्टिलाइजर, वही यूजेज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मतलब होता है खाद डालते हैं, जो DAP होती है, यूरिया होती है, जिसके बारे में ना शायद नाम सुना हो, DAP यूरिया, वो खाद जो होती है वो, उसे बनाने के लिए हम H2SO4 का यूज करते हैं। इसके अलावा यूज्ड इन बैटरीज जो आती हैं, जो इसकी बैटरी आती हैं, किसकी, जैसे जो भी बैटरी आती है, कार बैटरी जो हो गई, या जो ट्रैक्टर की बैटरी हो गई, कार बैटरी हो गई, या जो हम लोगों के घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती हैं, उसमें भी होता है। इसीलिए H2SO4 को हम लोग बोलते हैं बैटरी एसिड। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच नोन इज बैटरी एसिड, विच एसिड इज नोन एज बैटरी एसिड, कौन सा एसिड होगा, H2SO4। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं बैटरी एसिड्स के रूप में। ठीक है, इसके अलावा इसे हम लोग यूज करते हैं यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ, जैसे पटाखे हो गए या जो भी हो गया, इनमें हम लोग इसे यूज करते हैं, यूज इन मेकिंग एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना H2SO4 के बारे में काफ़ी है। अब हम लोग दूसरा बढ़ते हैं HNO3 की तरफ, इतना काफ़ी है इसके बारे में जानकारी लेना। HNO3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, ये भी यूज होता है किसमें, ये डाइज हो गई, प्लास्टिक हो गई, मेडिसिन हो गई, इनको बनाने के लिए यूज करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक्स, डाइज, यूज्ड इन मेकिंग डाइज मतलब ये कलर जो आते हैं, प्लास्टिक्स एंड मेडिसिन्स, दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और कभी देखना, कोई दवाई लेने जाओ, उसका साल्ट देखा करो, उसके ऊपर देखा करो, वहाँ पे इसके बारे में लिखी होती है वो दवाई किस चीज़ से बनी है, वो मेडिसिन किस चीज़ से बनी है। और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोजिव बनाने में। एक्सप्लोजिव्स जैसे TNT हो गया, जैसे TNT की फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, TNT हो गया, जैसे गन पाउडर हो गया, कल हम लोगों ने देखा भी था, गन पाउडर में KNO3 मिलाते हैं, वो कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है। गन पाउडर जैसे बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक खाद बनाते हैं फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट वाली एक खाद बनती है फर्टिलाइजेशन, अमोनियम नाइट्रेट यूरिया बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट यूरिया, जो हम लोग बनाते हैं वो भी इसी से बनती है, HNO3 से ही बनाते हैं। ठीक है, इतना लिखो फटाफट। हम लोग तीसरा देखते हैं, HCl के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये मिनरल एसिड ही है, इन्हीं के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं उन्हें हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, खा सकते हैं। जैसे एसिडिक एसिड बताया था किस में होता है, आप लोग कमेंट करके बताना एसिडिक एसिड कहाँ मिलता है, या मैलिक एसिड जो है वो कहाँ मिलता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे इतना कि एक एसिड्स कहाँ मिलते हैं।
वो तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं उनका, तो क्या इस्तेमाल लिखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं HCl एसिड की तरफ, उसके देखते हैं एप्लीकेशन, उसके यूजेस देखते हैं कि उसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, फटाफट लिखेंगे HCl एसिड। पॉइंट नंबर 3, HCl एसिड। अगर कोई नॉर्मल ऐसे कह रहा हो, पता है, अगर मान लो जैसे किसी ने कह दिया कि हमने HCl में रख दिया है, HCl में रख दिया है कि एक ब्लू लिटमस को रख दिया है HCl के अंदर, और पूछे कि तो वो किस में चेंज होगा, तो सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए सर वो HCl गैस है या HCl एसिड है। तो अगर इतना जवाब जब पूछ लोगे आप उससे HCl गैस है या HCl एसिड है, तो वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा दोबारा, वो क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं सकता फिर। क्यों? क्योंकि उसे पता है जानकारी, वो समझ जाएगा कि इस बच्चे को जानकारी अच्छी खासी है कि वो HCl गैस के बारे में भी जानता है और HCl एसिड के बारे में भी जानता है, टोटल जानकारी है उसके पास, तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं भाई? सेम भाई HCl एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन रिमूविंग ऑक्साइड, यूज्ड इन रिमूविंग ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स को रिमूव करने में, यूज्ड इन रिमूविंग ऑक्साइड्स। और भाई एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सप्लोजिव में भी, तो एक्सप्लोजिव में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने एसिड के बारे में, जो हमारी बुक में कंप्लीट जो NCERT में दिया है, हमने उस एसिड के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है कि एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एसिड्स होते हैं। NCERT के अलावा भी हम लोगों ने ऑक्सी एसिड देखे थे, इसके अलावा हाइड्रा एसिड देखे थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी, कंप्लीट जानकारी ले ली थी कि एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानकारी ले ली थी। और उसके अलावा एसिड्स की प्रॉपर्टी के अलावा सभी एसिड में क्या कॉमन होता है उसके बारे में जानकारी ली। और उसके अलावा एसिडिक बिहेवियर जो शो करते हैं वो सिर्फ वाटर में ही क्यों शो करते हैं, वाटर की एब्सेंस में क्यों नहीं शो करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी ले ली है, पूरा कंप्लीट जानकारी ले ली है। इससे हमारा जो एसिड्स है, एसिड टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है क्लास 10 के अकॉर्डिंग। क्लास 10 के अकॉर्डिंग हमारा जो एसिड टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी अभी जब 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ नए नए एसिड पढ़ने को मिलेंगे, वहाँ अलग अलग एसिड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया वो पढ़ने को मिलेगा। इस तरह से बहुत अलग अलग टाइप के एसिड जो हैं वो अब हम लोगों को अगली कक्षाओं में पढ़ने को मिलेंगे। जैसे 11th में कुछ मिलेगा, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे एसिड्स के बारे में अलग से जानकारी मिलेगी, वहाँ थोड़ी अलग जानकारी होगी। तब तक हाई स्कूल के लिए और नई जो बेसिक जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे NDA हो गया, CDS हो गया, या स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, या जो UPSC स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं कंडक्ट कराते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एसिड की संपूर्ण जानकारी ले ली है। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बनेगा। ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी, कौन सा एसिड कहाँ मिलता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट जानकारी ले ली है। ठीक है, तो अब हम लोगों का एसिड टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में। किसके बारे में? बेस के बारे में। कि अभी तक एसिड समझ आ गया कि एसिड क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो बेस के बारे में होगा। किसके? बेस के बारे में। ठीक है, बेस के बारे में। और ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल, और कल बेस के बारे में जानकारी लेंगे, बेस के टाइप्स के बारे में जानकारी लेंगे, और बेस की प्रॉपर्टी। ये पूरा टॉपिक जो है हम लोगों को बिल्कुल समाप्त करना है, जल्दी जल्दी सिलेबस कराना, फिर हम लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना लेक्चर आज तक का, यहाँ का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के अलावा रिवीजन भी करना है। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना अधिक आप रिवीजन करोगे, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो या फिजिक्स हो, साइंस हो या मैथ हो या जो सोशल साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना अधिक रिवीजन करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। रिवीजन और प्रैक्टिस 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इतना जितना हो चुका है,
पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है और दूसरा चैप्टर भी अब समाप्त हो जाएगा, 2-3 दिनों में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बेस बचा है, बेस के बाद साल्ट बचा है, बस 2 ही टॉपिक और बचे हैं। थोड़ा साल्ट के बारे में हम लोग अधिक देखेंगे, साल्ट के बारे में थोड़ी जानकारी ज़्यादा लेंगे और बेस के बारे में भी थोड़ा अधिक सीखेंगे। तो 3-4-5 लेक्चरों में हम लोगों का ये चैप्टर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।